गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 3 और उसमें धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। बच्चों, कल हमने धातु वायु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं यह देखा था। आज हम देखेंगे धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया तथा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो बच्चों, जल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, और जब यह धातु ऑक्साइड पुनः जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड्स बनती हैं। जैसे अब हम देखें तो प्रत्येक धातु जल के साथ भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं दिखाती है। कोई कोई धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है, कुछ धातुओं के लिए भाप की आवश्यकता होती है, कुछ धातुएं तो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दिखाती, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ अभिक्रिया दिखाती हैं जैसे मैग्नीशियम, और कुछ धातु जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो उत्सर्जित होती है उसके बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। और जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वह ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करने में सक्षम हैं। बच्चों, उदाहरण देखेंगे जैसे सोडियम ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है और ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक, इसमें ऊष्मा निकल रही है। ऐसे ही कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, परंतु उसके लिए आपको गर्म जल की आवश्यकता होगी। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। तो प्रत्येक में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड्स का निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। अगर हम आयरन को देखें तो आयरन, एल्युमिनियम और जिंक केवल भाप के साथ ही क्रियाशील है। तो यहां हमें जल कैसा लेना है? स्टीम लेनी है, भाप लेनी है जल की। तो गर्म भाप के साथ लोहा जब रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ हाइड्रोक्साइड की बजाय ऑक्साइड बनी है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड में O और H दोनों होते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया या डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया। तनु अम्ल के बारे में हम पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए जब लोहे के ऊपर तनु अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ जब HCl रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। तो सभी धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बना रही हैं? अपने अपने हैलाइड्स बना रही हैं, क्योंकि जो आपका अम्ल है उसमें क्लोरीन है और क्लोरीन आपके पीरियोडिक टेबल में 17वें समूह में आता है और 17वें समूह के सभी तत्व हैलोजन कहलाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं अपने अपने हैलाइड्स बना रही हैं। फेरिक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ऐसे ही जब एल्युमिनियम धातु अम्ल के साथ तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जबकि कॉपर, सिल्वर और मरकरी ये जो धातुएं हैं ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। बच्चों, अब है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया या अन्य धातु के यौगिकों के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु क, हमने एक धातु ली है, अभी हमने उसका नाम क रख दिया है, किसी लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करे। लवण विलयन किसी दूसरी धातु का, इसलिए हम ख से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक नया लवण विलयन निर्मित होगा जिसमें ख धातु की जगह धातु क आ जाएगी। तो लवण विलयन क लिखा है और धातु ख अलग बैठ जाएगी। ये रिएक्शन आपने पहले भी देखी है। इसको क्या कहते थे? प्रथम पाठ में पढ़ी होगी, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन या लवण विलयन से विस्थापित करती हैं। और यह किस पर निर्भर करेगा कि कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है, कौन सी कम अभिक्रियाशील है? यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है, उसे हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपने इसमें एक रिएक्शन पढ़ी होगी आयरन और कॉपर सल्फेट विलयन की। तो आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन जो Fe है वो कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है और यहाँ पे कौन सा लवण विलयन बनता है? फेरस सल्फेट FeSO4। और जो धातु
रह जाती है वो कौन सी रह जाती है, लवण विलयन ख की कॉपर। ठीक है, तो आयरन कॉपर सल्फेट से अधिक अभिक्रियाशील होने पर, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने पर कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी देखेंगे। यह क्या होती है? यह ऐसी सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, जैसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ऊपर रखी गई हैं और कम अभिक्रियाशील धातुएं नीचे रखी गई हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम, सोडियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ये घटती हुई अभिक्रियाशीलता है नीचे नीचे जैसे हम जा रहे हैं, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है बच्चों, और आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। जितनी भी धातुएं ऊपर की ओर है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो वो धातुएं नीचे स्थित, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातुएं हैं, उनको उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती हैं, सब्स्टिट्यूट कर देती हैं। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बाकी जो आपके रासायनिक गुणधर्म है धातुओं के, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।